चलो देखो, अपन को पढ़ना है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। ठीक है, तो अपन समझते हैं पृथक निर्वाचन क्या होता है और आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट वर्सेस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, मान लो कि आप लोगों को आपकी क्लास में से एक स्पोर्ट्स कैप्टन चुनना है ना। स्पोर्ट्स कैप्टन मतलब जो आपका टीम का खेल का क्या होगा, कैप्टन होगा, है ना, जो कि वो लीड करेगा। ठीक है, लेकिन नियम ये है कि उस कैप्टन को चुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़कियां वोट देंगी, लड़के वोट नहीं देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो कैंडिडेट खड़ा है, क्या उस कैंडिडेट को लड़कों की चिंता होगी? नहीं होगी, है ना। लड़के कुछ भी करते रहे, है ना, कितने भी नाराज़ बने रहे, है ना, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि हमें उनका वोट चाहिए ही नहीं, और चाहिए नहीं तो बने रहे, तू नाराज़ क्या करेगा तू, है ना। उसको तो लड़कियों का वोट चाहिए, और लड़कियों का वोट मिल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, है ना। इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि लड़के और लड़कियों में जो दूरियां थी वो कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं, है ना। बहुत ज़्यादा दूरियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अंग्रेज़ों ने यही किया हमारे देश में, है ना। हिंदू और मुस्लिमों को बांटने के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की क्या कर दी, है ना, घोषणा कर दी। हिंदुओं को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए। अब मुस्लिम हिंदू को वोट नहीं दे सकता और हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं दे सकता, है ना। इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम आपस में क्या हो गए, बट गए, और उनके बीच में दूरियां क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो ये होता है तुम्हारा क्या, सेपरेट इलेक्टोरल का खेल, है ना। इससे क्या होता है, इससे समाज बट जाता है ना। इससे समाज के बीच की दूरियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है, खाइयाँ बहुत गहरी हो जाती हैं, है ना। लेकिन अगर सोचो यहीं पर कैप्टन का चुनाव कुछ इस तरह से होता कि लड़कियां वोट नहीं देंगी, कोई भी वोट दे सकता है, यानी कि लड़के और लड़कियां सब वोट दे सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे जो कैप्टन चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, अब उसको लड़कों की भी चिंता करनी पड़ेगी, एक आध रूट ना जाए, है ना, भाग ना जाए, चला ना जाए, किसी और को वोट ना दे दे, है ना। अब हमें उनको भी क्या करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, हमें उनकी भी भावनाओं का क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। वरना अगर हमने उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो फिर वो हमें वोट नहीं देंगे और हमें चुनाव में क्या कर देंगे, हरा देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये दूर कर रहा है या पास में ला रहा है दो कम्युनिटी को, दो लोगों को, है ना, पास में लेकर के आ रहा है। बॉयज़ और गर्ल्स इससे क्या हो रहा है, मिलजुल के रहेंगे, है ना, लड़ाई झगड़े क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा किसमें, आरक्षित क्षेत्र में, यानी कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, इनमें कौन वोट दे सकता है पृथक निर्वाचन मंडल में, इसमें प्रत्याशी की योग्यता क्या होती है, यानी कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है उसकी योग्यता क्या है, तो केवल वो उसी समुदाय से खड़ा होगा, है ना। मतलब वो जिस कम्युनिटी का है उसी कम्युनिटी से क्या होगा, कोई व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, किसी दूसरे कम्युनिटी का खड़ा नहीं हो सकता, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब जैसे हम लोगों ने हिंदुओं को, कोई कुछ कह रहा था, जैसे हम लोगों ने हिंदुओं को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया और मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी। अब वहाँ से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल मुस्लिम ही खड़ा होगा या फिर हिंदू खड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल आरक्षित समुदाय का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, यानी कि हिंदुओं में भी हमने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया सीटें, है ना। और मुस्लिमों में भी हमने क्या कर दी, सीटें रिजर्व कर दी कुछ खास कम्युनिटी के लिए। जैसे हिंदुओं में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम गरीबी में जी रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, तो उन लोगों के लिए हम सीटें क्या कर देते हैं, अलग से आरक्षित कर देते हैं। अब हिंदुओं में भी उन सीटों पर जिनके लिए वो सीट आरक्षित की गई है, केवल और केवल वही क्या कर सकता है, चुनाव पर खड़ा हो सकता है। हिंदुओं में बहुत सारी कम्युनिटी होती हैं जिनमें से सीटें हमने आरक्षित कर दी किसके लिए, SC ST के लिए। अब SC ST के लिए देखो सीटें यहाँ पे, SC के लिए 84 सीटें थी, ST के लिए 47 सीटें थी, यानी कि 543 सीटों में से
87 84 और 47 कितना हो गया, 7 4 11 की एक हासिल की 1 8 4 12 1 13, यानी कि 131 सीटें 131 सीटें हमने क्या कर दी हैं, आरक्षित कर दी हैं। किसके लिए, SC ST के लिए। कितने में से, 543 में से, है ना। तो इन सीटों पर अब चुनाव इनके अलावा कोई और नहीं लड़ सकता, केवल और केवल SC ST कम्युनिटी के लोग लड़ सकते हैं। और ये व्यवस्था पहले 10 साल के लिए थी, लेकिन फिर बाद में थोड़ी से विचार और किया गया, डिमांड और की गई, तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 2030 तक कर दिया, है ना। 2030 तक अब ये व्यवस्था चलेगी। 2030 के बाद फिर से एक परिसीमन आयोग आएगा, अपन समझेंगे उसको क्या होता है और देखेंगे वो किस तरह से डिसाइड करता है सीटों को, ठीक है, अभी समझेंगे अपन उसको। और मतदाता की योग्यता क्या होती है, यानी कि वोटर्स की योग्यता क्या होती है, जो वोट देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस कम्युनिटी का लोग खड़ा हुआ है उसी का कम्युनिटी को उसको क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, समाज विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। केवल और केवल एक ही समाज का इंसान वोट दे पाएगा, बाकी के समाज के वोट नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर क्षेत्र के सभी नागरिक उसको क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये समाज को क्या कर रहा है, एकजुट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, यूनाइट कर रहा है सोसाइटी को। यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है सोसाइटी को, है ना। संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी, तो इसको अंग्रेजों ने शुरू किया था, ब्रिटिशर्स ने, लेकिन हमारी संविधान सभा ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी खारिज कर दिया इसको। और इसको हमारे भारतीय संविधान द्वारा ही क्या किया गया था, बनाया गया था और लागू किया गया था ना, एक्सेप्ट किया गया था और इम्प्लीमेंट भी किया गया था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पृथक निर्वाचन वर्सेस आरक्षित क्षेत्र, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट वर्सेस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अब इसी में अपन पढ़ेंगे परिसीमन आयोग के बारे में, ठीक है, उसको देख लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। चलो देखो, अपन देख रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन, है ना। चुप हो जाओ, इधर देख लो, है ना, परिसीमन आयोग। हम लोगों ने इससे पहले देखा आरक्षित सीटों के बारे में ना, यानी कि रिजर्व्ड सीट्स। अब इन सीटों को रिजर्व्ड कौन करता है, कैसे करता है, वो अपन को देखना है। इसके लिए हमारे देश में एक आयोग बनाया जाता है जो सीटों का क्या करता है, निर्धारण करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को खींचता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो वो काम करता है कौन, डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि परिसीमन आयोग। और इसको बनाता कौन है, तो इसको बनाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। कौन बनाते हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के हाथों इसका क्या होता है, गठन होता है। और ये काम करता है किसके साथ मिलकर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के काम करता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं खींचना, यानी कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज खींचना, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, है ना। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या करता है, ये खींचता है, ठीक है। मेथड क्या होता है इसका खींचने का, सीट आरक्षित करने का तरीका क्या होता है, चुप हो जाओ सुन लो, है ना। तो दो तरीके से सीटों को आरक्षित करता है, ST के लिए अलग तरीका अपनाता है और SC के लिए अलग तरीका अपनाता है। जैसे ये आप लोगों की क्लासरूम है ना, ये डिलिमिटेशन कमीशन आता है, बात कम कर ले, हैं, डिलिमिटेशन कमीशन आता है और देखता है पूरे देश में कि ST आबादी कहाँ पर है ना। तो उसने देखा कि क्लासरूम की ये 3-4 बेंचेस हैं जिन पर ST आबादी बैठी हुई है ना, और एक ही जगह बैठी हुई है। उसने देखा कि और कहीं भी ये लोग नहीं हैं, है ना। तो उसने उसी क्षेत्र को क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया। किसके लिए आरक्षित कर दिया, ST आबादी के लिए, है ना, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इन्होंने देखा कि ज़्यादातर आदिवासी लोग कहाँ पर रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ियों वाले इलाके में रहते हैं। तो क्यों ना इन क्षेत्रों को किसके लिए आरक्षित कर दो, इन्हीं के लिए आरक्षित कर दो, शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना। जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की आबादी ज़्यादा हो, है ना, उसी क्षेत्र को डिलिमिटेशन कमीशन क्या कर देता है, आरक्षित कर देता है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही लोग खड़े होंगे, यही लोग वोट देंगे, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा SC आबादी का है ना। SC का कैसे करता है ये, तो SC में देखा इसने
एससी में देखा कि एक व्यक्ति वहाँ बैठा है एक बेंच पर, एक व्यक्ति उस बेंच पर बैठा, एक व्यक्ति उस बेंच पर बैठा, एक उस पर बैठा, एक उस पर बैठा, मतलब पूरी क्लास में ये फैले हुए हैं एससी आबादी के लोग। अब ये कैसे आरक्षित करें, है ना। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ एससी आबादी का अनुपात अधिक होता है ना, जहाँ जहाँ उसका रेशियो ज़्यादा होता है, हाईएस्ट प्रोपोर्शन होता है, एक तो वो देखा जाता है, प्लस एक चीज़ और देखी जाती है ना, क्या, इन सीटों को सभी, क्योंकि सीट आरक्षित कर दी है एससी के लिए कि इतनी सीटें हैं, लेकिन उन सारी सीटों को पूरे देश में क्या कर दिया जाता है, डिस्पर्स कर दिया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है पूरे देश में, है ना। हाँ, क्यों, क्योंकि एससी जो कम्युनिटी है वो एक जगह नहीं है, पूरे देश में क्या है, बिखरी हुई है ना। तो कुछ सीटें इधर दे दी, कुछ सीटें उधर दे दी, कुछ सीटें उधर दे दी देश में, इस तरह से अलग अलग देश के क्षेत्रों में उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि भाई साहब क्या करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं खींचते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज खींचते हैं, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, है ना। और किसके लिए खींचते हैं, तो एससी एसटी के लिए, ठीक है। कैसे खींचते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। एसटी के लिए वो केवल और केवल ये देखते हैं कि कहाँ पर इनकी घनी आबादी है, वहीं पर डिसाइड कर दिया। एससी के लिए दोनों चीज़ें देख रहे हैं, एक तो घनी आबादी भी, और दूसरा उसको क्या कर रहे हैं, सीटों को डिस्पर्स भी कर रहे हैं, ठीक है, पूरे देश में। तो ये तुम्हारा डिलिमिटेशन कमीशन हो गया। उसके बाद क्या है इसमें देखना जरा, आप लोगों को दो लोगों के इसी टॉपिक में, एक जयपाल सिंह और एक तजुस्मल हुसैन। तजुमल हुसैन है कौन है, 26 मई 1949 और 27 अगस्त 1947। नहीं देख रहे, बॉक्स में होंगे कहीं इधर, जे रहा है ना। हाँ, आदिवासी ऑफ इंडिया, ये ब्लू बॉक्स साइड से नीचे, ये कह रहा है ना तजुमल हुसैन, ठीक है। ये ब्लू बॉक्स, ये जो ब्लू बॉक्स है ना दोनों, इनमें है ना, इसमें दो लोग थे संविधान सभा के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एक थे तुम्हारे कौन, तजम्मुल हुसैन, और दूसरे थे तुम्हारे जयपाल सिंह। इन्होंने संविधान सभा में क्या कहा था, है ना, उसको अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को तजुमल हुसैन का लेक्चर, इसने दिया था कब, 26 मई 1949 को, 1949 को लेक्चर दिया था इसने, है ना। और एक और था तुम्हारा कौन है दूसरा, जयपाल सिंह। इसने लेक्चर दिया था कब, 27 अगस्त 1947, है ना। देखो इन लोगों ने क्या कहा संविधान सभा में, ये तजम्मुल हुसैन कह रहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है। हम मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार के आरक्षण पर विचार ना करें। यानी कि बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे थे, सारे मुस्लिम लगभग, ज़्यादातर मुस्लिमों का मानना था कि हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, हमें अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए। लेकिन ये जो व्यक्ति था तजम्मुल हुसैन, वो कह रहा है कि नहीं, हमें अलग से कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए इसका भाषण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। किसने कहा था ऐसा, कौन मुस्लिम था, तो ये मुस्लिम थे, है ना, जिन्होंने इसका क्या किया था, विरोध किया था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं, ठीक है। और जयपाल सिंह क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं ब्रिटिश सरकार और राजनीतिक दलों के कारण आदिवासियों को अब तक अलग थलग रखा गया, जैसे चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम आपके साथ घुलने मिलने को तैयार हैं और इसीलिए हमने विधायिकाओं में सीटों के आरक्षण पर जोर दिया है और पृथक प्रतिनिधित्व नहीं मांगा है ना। ये 1935 अधिनियम में
1585 प्रांतीय विधायकों में केवल 24 आदिवासी थे और केंद्र में 0। मतलब ये भाई साहब उनका पक्ष ले रहे हैं, किसका? आदिवासियों का, है ना। आदिवासियों का पक्ष ले रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने इनको हमसे क्या रखा था, एकदम अलग थलग रखा था, लेकिन हम इनको अपने आप से अलग थलग नहीं रखेंगे और हम इनको अपने साथ ही रखेंगे, इसलिए हम इनको क्या दे रहे हैं, सीटें आरक्षित कर रहे हैं ताकि ये हमारे साथ, है ना, संविधान उसमें असेंबली में जाकर के बैठ सकें, है ना, संसद में जाकर के बैठ सकें और जो भी नियम कानून है उन्हें बनाने में मदद करें। ठीक है, एक चीज़ और लिख लेना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, नारी शक्ति बंधन 2023 लिखा है ना बुक में। हाँ, इसके तहत क्या किया गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। और वुमेन, सोचो आज भी हमारी संसद में सिर्फ 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए, यानी कि अगर संसद में 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों में से महिलाएं कितनी बैठ सकती हैं, 33 बैठ सकती हैं। वो भी कब हुआ है, 2023 में, ये इस एक्ट के तहत। जबकि वहाँ जाओगे तुम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन, जो मैंने आप लोगों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बताई थी, वहाँ पर औरतें ज़्यादा हैं, है ना, इसमें संसद में औरतें ज़्यादा बैठती हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा आज भी नहीं हो पा रहा है, आधुनिक भारत में भी, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। वर्तमान में लोकसभा की 543 कुल निर्वाचित सीटों में से अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं? एससी के लिए 84 और उसके लिए 47। हाँ, एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं खींचने और आरक्षित सीटों का चयन करने वाली स्वतंत्र संस्था कौन सी है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, यानी कि मिटा दिया मैंने, है ना, परिसीमन आयोग। ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, वर्ष 2023 में पारित किस अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था? नारी शक्ति बंधन अधिनियम, है ना, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुख्य अंतर क्या है? कोई बताएगा बिना ऑप्शंस के मुख्य अंतर क्या है इनमें, मेन डिफरेंस? किसमें सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर उसमें एक तो सर ये मतलब सेम कम्युनिटी को वोट दे सकता है और उसमें वो है कि सभी लोग वोट दे सकते हैं और उसमें वही वोट दे सकता है, वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। हाँ सही है, तो इसमें था पृथक निर्वाचन में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालते हैं, जबकि आरक्षित क्षेत्र में क्या होते हैं, सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं। ठीक है, रिजर्व्ड में सब डाल सकते हैं और उसमें सेपरेट में केवल उसी कम्युनिटी के डाल सकते हैं। ये मेन डिफरेंस इनमें है ना।